चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो इसमें सबसे पहला है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, सबसे पहले नोट करिएगा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी भी चीज़ पर ना कोई फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है ना, कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की भी होती हैं। जैसे चीज़ों को रेसिस्ट करना। फॉर एग्जांपल, हम आए और आकर दीवार में मुक्का मार दें, ठीक है, और हम सोचें कि दीवार गिर जाएगी। दीवार तो गिरेगी नहीं, हाथ में ज़रूर चोट लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो वॉल है, वॉल की ये टेंडेंसी है, वॉल एक सॉलिड है, तो वॉल की ये टेंडेंसी है कि वॉल में अगर आप कुछ भी चेंज कर दें, वही बता दूंगा आपको, बता दूंगा। ठीक है, तो जब भी कभी हम वॉल पर अगर हाथ मार रहे हैं, अपना मुक्का मार रहे हैं, तो वो हाथ पर चोट लग जाएगी लेकिन वॉल नहीं गिरेगी। तो वॉल जो है, वॉल को हम किसी भी तरीके से डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उसकी शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं हो पा रही है और वो चेंज को रेसिस्ट कर रहा है। मतलब हम जो उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, वो उसके बदले में हमारे ही हाथ पर उल्टा चोट लग रही है। इसी तरीके से रबर बैंड है। रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं, तो रबर बैंड भी तो एक सॉलिड है। खींचते हैं तो खींचने के बाद हम छोड़ देते हैं, तो रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में जो है वो वापस आ जाती है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी ये बोलते हैं कि आपने तो डिफॉर्म करने के लिए उस पर एक फोर्स लगाई, लेकिन वो वापस से अपना ओरिजिनल शेप और साइज मेंटेन करने के लिए अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है रबर बैंड। तो यहाँ पर यूँ कहेंगे अ फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अ फोर्स which changes the size or good evening or shape of a body is deforming force। इसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हैं। एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज करे, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद में नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्ट्रेच अ रबर बैंड एंड रिलीज इट, इट स्नैप्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो रबर बैंड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रबर बैंड को जब हम खींचते हैं, और खींचने के बाद में रबर बैंड को खींचने के बाद में रबर बैंड वापस से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ये उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, इलास्टिक होने की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे इलास्टिसिटी में इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, regains its original size and shape, it is said to be an elastic body. Said to be an elastic body. And this property is called elasticity. And this property is called elasticity. इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसके बाद में बात करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रबर बैंड है, रबर बैंड नहीं है, या फिर हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग को बार बार हम दबाते जा रहे हैं, दबाते हैं, वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। फिर दबाते हैं, फिर ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। तो होता क्या है कि हम जब बार बार रिपीटेडली इस काम को कर रहे हैं, स्प्रिंग को दबा रहे हैं, वापस अपनी शेप और साइज में आ रही है, दबा रहे हैं, फिर आ रही है, तो थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके क्या होगा, वो स्प्रिंग ना ढीली होने लगती है।
और फिर क्या होता है कि फिर आप उसको दबाओगे तो वो ऑलरेडी पहले से ही थोड़ी सी दब गई है, क्योंकि आप उसको बार बार दबा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप उसको बार बार दबा रहे हैं तो धीरे 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 क्या है कि वो अपनी जो टेंडेंसी है, अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी है, उसको वो धीरे धीरे खो रही है, धीरे धीरे उसको लूज कर रही है। और जब हम यहाँ पर अभी इलास्टिसिटी हमने करा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि जो शेप थी वो वापस से उसी शेप में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमने नए जूते लिए तो हमको ये लग रहा है कि अरे भाई वाह, जूतों का तो कुशन बहुत बढ़िया है ना, हम तो चल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है गद्दों पर चल रहे हैं, इतने सॉफ्ट हैं। और धीरे 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 जब हम चलने लगते हैं तो 1 महीना 2 महीना, कई बार कुछ और अच्छे जूते हैं तो 1 साल 2 साल के बाद में फिर हमको ये लगने लगता है कि अब जूते ना थोड़े हार्ड हो गए हैं। मतलब अब उसमें वो वाली बात नहीं रही जो नए थे। तो तब क्या था, तब वो उनकी इलास्टिसिटी बहुत अच्छी थी, और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसने अपनी इलास्टिसिटी लूज कर दी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होती है जो कितनी भी आप फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद अपनी ओरिजिनल साइज में और शेप में तुरंत वापस आ जाए। वैसे को क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। दोनों में डिफरेंस ये है कि इलास्टिक बॉडी जो है, इलास्टिक बॉडी तो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी खो देगी। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लेंथ थी, मान लो 5 सेंटीमीटर लेंथ थी किसी रबर बैंड की, हमने उसको खींचा और खींचने के बाद जब उसको छोड़ा तो तब 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन 5.001 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ी सी खिंच गई वो वापस से अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस नहीं आई, मतलब थोड़ा सा उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, तो उसको हम बोल देंगे इलास्टिक बॉडी तो वो है, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं है। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब ये है कि जैसी थी एग्जैक्टली वैसी ही हो जाए बाद में। फॉर डिफॉर्मेशन वाली फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये हटाने के बाद वो वैसी ही हो जाए जैसी ओरिजिनल थी। ठीक है, तो अब आप ये देखिए नेक्स्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली after the removal of deforming force, it is said to be a perfectly elastic body. The nearest approach to a perfectly elastic body is quartz fiber. तो नियरेस्ट अप्रोच क्या होती है, नियरेस्ट अप्रोच मतलब लगभग लगभग एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी सचमुच में तो एग्जिस्ट करती नहीं है। कोई भी चीज़ है वो धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा दबती ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई नई कार खरीदी है तो नई कार के शॉकर बड़े अच्छे हैं, है ना। नई बाइक खरीदी है तो नई बाइक को आप स्पीड ब्रेकर से भी उतारोगे, आपको बहुत अच्छी है, इसका तो झटका ही नहीं लगता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या है, वो जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉकर्स जो होते हैं, वो होते हैं क्या, वो बड़ी बड़ी स्प्रिंग से तो होती हैं। तो स्प्रिंग से ये होता है कि कमर पर, घुटनों पर, कहीं पर भी झटका नहीं आता है। अचानक से आप बैठे हैं तो झटका नहीं आएगा, जर्क नहीं लगेगा। तो नई कार है तब तो ठीक है, अभी उसको चलाते चलाते 10 साल 12 साल 15 साल बीत जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं, नई कार वाली फीलिंग नहीं है, उसमें तो झटकों का पता नहीं चलता था, इसमें पता चल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो इतने हार्ड शॉकर्स थे वो भी धीरे धीरे कंप्रेस होते हैं, वो भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े दब जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में क्या है, इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली, इफ अ बॉडी regains its original size and shape completely and immediately, after the removal of deforming force. After the removal of deforming force, it is called perfectly इलास्टिक बॉडी। इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। हाँ जी, क्वार्ट्ज फाइबर क्या होता है, क्वार्ट्ज फाइबर वो होता है जिस फाइबर से जो नीडल होती है ना, जो वॉच की जो नीडल है, खासतौर पर जो सेकंड वाली नीडल है, वो क्वार्ट्ज फाइबर की बनती है। आपने कभी भी देखा होगा
कोई आप रिस्ट वॉच पहने हैं, खासतौर पर जो एनालॉग वॉच होती है जिसमें नीडल्स लगी रहती हैं, उसमें HMT है, टाइटन है, टाइमैक्स है, फास्ट ट्रैक है, इनकी जो घड़ियाँ आती हैं आप देखेंगे उस पर लिखा रहता है क्वार्ट्ज, ठीक है। अगर पीछे देखेंगे उस पर क्वार्ट्ज लिखा रहता है, तो क्वार्ट्ज का मतलब क्या है कि सालों साल भी बीत जाएं तो इसका जो फाइबर है, जिसकी वो स्प्रिंग बनी हुई है, वो कभी भी ढीली नहीं पड़ती है, क्योंकि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। परफेक्टली तो नहीं है, नियरेस्ट अप्रोच है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की। और होता क्या है कि मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ होती है कि 40 साल, 50 साल, 60 साल, मतलब इतना इतना भी घड़ियाँ चलती हैं कि ग्रैंडफादर ने यूज़ करा, फिर फादर ने यूज़ करा, अब उनका भी बेटा यूज़ कर रहा है, तो 3 जनरेशन से घड़ी सेम यूज़ कर रहे हैं लोग, वो इस तरीके से होती है। लेकिन उसके बाद कुछ समय और अगर बीत जाए, मतलब 60-70 साल के बाद में अगर देखा जाता है, तो वो जो घड़ी है ना थोड़ी स्लो पड़ जाती है। जो पुरानी घड़ी है वो स्लो क्यों पड़ जाती है? क्योंकि पहले जिस स्पीड से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से जो आपका सेकंड्स वाली सुई है उसको जो घूमना चाहिए था, अब थोड़ा सा स्लो हो गई है, क्योंकि वो ढीली पड़ चुकी है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी लूज हुई है। तो आप कई बार नोटिस करते होंगे जिन लोगों के पास पुरानी घड़ियाँ हैं, वो बार बार घड़ी उतार कर ना टाइम में सेट कर रहे होते हैं, सामने कोई घड़ी लगी है उसको देखकर टाइम सेट कर रहे हैं, फिर पहन लेते हैं कि हाँ अब ये ठीक है ना। 1-2 दिन बाद ये धीरे 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 स्लो होकर 2-4 मिनट पीछे हो जाएगी, फिर उसको सेट करेंगे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। जो इलास्टिसिटी होता है ना, इलास्टिसिटी का ही जस्ट अपोजिट होता है प्लास्टिसिटी। ये वाला तो चैप्टर छोटा ही है, मतलब आप समझ लीजिए जितना ग्रेविटेशन अकेला था ना, ये दोनों चैप्टर मिलाकर, सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों मिलाकर उतने हैं जितना ग्रेविटेशन अकेला था। तो ये वाला चैप्टर जो है ये, और मतलब थोड़ा स्पीड से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे ये चैप्टर्स। अच्छा जी, प्लास्टिसिटी में देखिएगा, इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी अ प्लास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो अगर कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को फोर्स हटाने के बाद में रीगेन नहीं करती है, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स, इफ अ बॉडी does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force, even after the removal of deforming force, it is a plastic body and this property is called plasticity, and this property is called plasticity. एग्जाम्पल देखिएगा, इफ वी स्ट्रेच अ पीस ऑफ च्युइंग गम एंड रिलीज इट, इट विल नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। च्युइंग गम खाते हैं और च्युइंग गम को अगर खींच लें तो खींचने के बाद में ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो उसको प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। फिर आ जाइए परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी अगेन वही है कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन, अगर कोई बॉडी कोई टेंडेंसी ही ना दिखाए कि अपनी मैं ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आना चाहती हूँ, जरा सी भी कोई टेंडेंसी ना दिखाए, जरा सी भी ना आए, तो हम ये कहेंगे कि फिर वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स आर नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज। पुट्टी क्या होती है? वो जो वाइट सीमेंट की पुट्टी नहीं होती है जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस भी मिक्सड होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाइट सीमेंट से मिलाकर अगर कहीं पर दीवार पर अगर कहीं पर वाइट वॉश करानी है और दीवार में कहीं पर कुछ टूट रही है, कहीं से कुछ ख़राब हो रही है, तो उसको बराबर मिलाने के लिए उस पर वाइट सीमेंट की और इसकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसकी पुट्टी बनाकर लगा दी जाती है। पैराफिन वैक्स क्या होता है? वैक्स। तो वैक्स जो है, वैक्स पहले तो सॉलिड था, सॉलिड होने के बाद में आपने उसको गर्म करा, वो पिघल गया, आपने उसको फर्श पर गिरा दिया, फर्श पर गिरा दिया तो वो फर्श की शेप ले लेगा।
आप चाहोगे वो वापस से कैंडल जैसी शेप का बन जाए, या अगर क्यूबॉइड की शेप का वैक्स था तो वैसा हो जाए, तो वो वैसा एकदम से नहीं होता। आपको उसको उसके अंदर सांचे में रखना पड़ेगा, तब जाकर वो वैसा बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं, अपने आप से उसकी टेंडेंसी होती ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी, perfectly plastic body is a body which does not show any tendency to regain its original size and shape। ओरिजिनल साइज एंड शेप, ये परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी होती है। एग्जाम्पल पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स। पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस, अब जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस जो है, जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक टर्म आपने पढ़ा होगा प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स, कभी कभी किसी किसी बुक में फोर्स को थ्रस्ट भी लिख देते हैं, तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, उसी को हम प्रेशर बोल देते हैं। वो प्रेशर ही स्ट्रेस है। ठीक है, उस प्रेशर को का ही दूसरा नाम स्ट्रेस है। पहले क्या था कि आपने जो 9th क्लास में करा था वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के केस में आपने देखा था। आपने कहीं पर ये नहीं देखा था कि लिक्विड भी, किसी भी तरीके का लिक्विड पर भी प्रेशर होता है। तो आपने सिर्फ ये देखा था सॉलिड्स के केस में, आपने पढ़ाई करी थी उसमें कि भाई, और एग्जांपल, सॉलिड एग्जांपल्स ऐसे देखे थे सॉलिड्स के कि आपने बैग पहन रखा है, तो बैग के जो स्ट्रैप्स हैं वो थोड़े चौड़े हैं, तो चौड़े हैं तो आपको उतना जोर नहीं पड़ रहा है। वहीं अगर उसके स्ट्रैप्स थोड़े पतले हो जाते हैं तो थोड़ी देर में आपको अपना हाथ उसके अंदर डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और अब बात करते हैं एरिया की। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट वो जितना कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से ये कहा जाता है कि भाई जब हम चाकू की बात करते हैं तो नाइफ का एक तो होता है शार्प एज और एक होता है ब्लंट एज होता है। तो जो ब्लंट वाला उसका एज है, उस वाले से अगर आप एप्पल को दबा रहे हो तो वो कट तो जाएगा, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, बिल्कुल स्मूथ और शार्प नहीं कटेगा। लेकिन वहीं पर आपने ये कहा कि अगर आप शार्प वाले एज से अगर हल्का सा भी प्रेस करते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है, वो एकदम से फटाफट कट जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एज है उसको आपने शार्प कर दिया, यानी कि उसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत पतला है, बहुत बारीक है उसका एरिया। ठीक है, जो टच में आ रहा है, जो एप्पल के ऊपर टच में आ रहा है, वो एरिया बहुत पतला है, बहुत ही थिन है। तो यानी कि एरिया बहुत कम है, और जब एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, तो जरा सा आप दबाते हैं उस पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वही चीज़ स्कूल बैग्स के साथ होती है कि स्कूल बैग्स का स्ट्रैप आपने पतला कर दिया, पतले पतले धागे कर दिए, पतले पतले धागे कर दिए तो गड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वो गढ़ेंगे क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट आपने पतला धागे जैसा कर दिया, तो आपने एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना कम कर दिया है तो प्रेशर बढ़ ही जाएगा, वो इनफैक्ट कट तक डाल सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए चौड़े स्ट्रैप करे जाते हैं। सेम चीज़ ट्रैक्टर का एग्जाम्पल, तो ट्रैक्टर में भी क्या होता है कि ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो चौड़े क्यों करे जाते हैं? वो इस वजह से करे जाते हैं कि जो मिट्टी के साथ में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, अगर वो एरिया ऑफ कांटेक्ट आप बढ़ा रहे हैं तो आप कैसे बढ़ा रहे हैं? आप ट्रैक्टर के टायरों को चौड़ा कर ही तो बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो वो आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने के बाद फिर ये होता है कि जब आपने उसको एरिया ऑफ कांटेक्ट को बढ़ा दिया तो ज़मीन पर उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा। ज़मीन पर जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो होगा क्या कि ज़मीन जो है, ज़मीन दबेगी नहीं तो पता चला कि आप ट्रैक्टर को लेकर जा रहे हो और खेत में आपको ज़मीन को सॉफ्ट करना था और वो सॉफ्ट हो नहीं पाई, वो उल्टा और प्लेन ही होती चली गई। अब उसमें सीड्स कहाँ डालेंगे? ठीक है, तो फिर सवाल ये आता है कि अच्छा, तो फिर आगे वाले टायर पतले क्यों बनाए जाते हैं? आगे वाले टायरों को भी तो चौड़ा करना चाहिए। अरे आगे वाले टायर तो पहले निकल जाते हैं ना, तो उन्होंने अगर फ्लैट कर भी दिया अर्थ को तो पीछे वाले जो टायर हैं, पीछे वाले टायर बाद में निकलते हैं। ठीक, तो जब वो बाद में निकलते हैं तो वो ज़मीन को उतना दबाते नहीं है, और जब ज़मीन को दबाते नहीं है और उधर ही पीछे टिलर लगा रहता है, वो टिलर उसको खोदता हुआ चला जाता है।
ठीक है। एक या कभी किसी ने यदि कभी खेत को खड़े होकर देखना, ठीक है, जब उसके ऊपर ट्रैक्टर चलता है तो ऐसा नहीं होता कि ट्रैक्टर ऐसे सीधा चला दिया तो उसी एरिया पर किसान उल्टा नहीं आता, वो तो अपनी मेहनत पर पानी फेर देगा, फिर उस पर एरिया पर वापस नहीं आएगा वो। तो उसके टायर को चौड़ा इसीलिए बनाया जाता है ताकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ जाए। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि वो दबेगा नहीं, वो दबेगा नहीं। नहीं तो कई बार ऐसा है कि अगर पतले टायर बना दोगे तो वो दब जाएगा। अच्छा, फूलों की खेती होती है, आपने कई बार देखा होगा, कभी रास्ते में देखा होगा कुछ ऐसे ना, जैसे छोटे बच्चों के खिलौने वाले ट्रैक्टर, ऐसे ट्रैक्टर कभी कभी दिखाई दे जाते हैं रास्ते में, देखा है कभी? छोटा सा ट्रैक्टर होता है, छोटा सा ट्रैक्टर होता है, उसके आगे के टायर देखेंगे ना, वो भी थोड़े से चौड़े होते हैं और पीछे के भी चौड़े होते हैं, और वो छोटा ट्रैक्टर होता है। मतलब कुल मिलाकर वो हल्का बनाया जाता है, उसकी बॉडी को बहुत हल्का बनाया जाता है। हल्का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं वहाँ पर फूलों की खेती करी जाती है। ये फूल लगाएंगे और फूलों को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में मालियों को सप्लाई करेंगे, वो माला बनाएंगे, मंदिर के बाहर फूल को बेचेंगे, वो उसके लिए। तो जहाँ फूलों की खेती होती है वहाँ पर वो छोटे ट्रैक्टर लगाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ फूलों की खेती में ये नहीं है कि गमलों में फूल उगाए जा रहे हैं, नहीं भाई, खेत में ही उगते हैं वो भी, फार्म हाउसेज में। चलिए जी, तो स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस भी यही है, और स्ट्रेस क्योंकि अलग अलग कैटेगरी का होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, तो इसलिए इसको अलग नाम दे दिया है, ये प्रेशर ही, ठीक है। तो आप स्ट्रेस का फॉर्मूला देखेंगे, स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया। अच्छा, तो जो प्रेशर था, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या थी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर न्यूटन है और नीचे मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो ये बोल दो या फिर पास्कल, पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की दो यूनिट्स होती हैं, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए या फिर आप पास्कल बोल दीजिए। अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तीन तरीके का स्ट्रेस होगा, सॉरी स्ट्रेस होगा चार तरीके का, स्ट्रेन आता है तीन टाइप का। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहला है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या है वो सुनिएगा। टेंसाइल स्ट्रेस में है कि इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप per unit cross sectional area of a body when the length of the body increases in the direction of the deforming force. It is also known as longitudinal stress. टेंसाइल स्ट्रेस को हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी की खींचकर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो खींचकर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं, तो हम खींचने में एक फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगी? डिफॉर्मिंग फोर्स। हम उसको डिफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम उसकी शेप और साइज बदलना चाह रहे हैं, तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी एरिया कौन सा वाला है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं? एरिया कौन सा वाला है? अगर मान लीजिए मैं किसी थ्रेड की बात करता हूँ, ठीक है, या मैं किसी वायर की बात करता हूँ, या रबर बैंड की बात करते हैं, तो अगर रबर बैंड को हम मैग्नीफाइंग ग्लास से जरा मैग्नीफाई करके बड़ा करके देखें, तो वो भी हमको जैसे एक स्ट्रेट थ्रेड होता है ना, थ्रेड के जैसा दिखाई देगा, हाँ, और इस तरीके का दिखाई देगा। ऐसे तो रबर बैंड आपको इस तरीके का दिखाई देगा, ये रबर बैंड है, ठीक। लेकिन हमने कहा कि नहीं, रबर बैंड का मैंने इतना छोटा सा टुकड़ा ले लिया, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा लेंगे ना, इसको अगर मैग्नीफाई करके देखेंगे, तो मैग्नीफाई करके देखने पर आपको ये ऐसा सिलेंड्रिकल दिखाई देगा, ठीक है। मैं किसी धागे की बात करूं, या ये पेन है, तो पेन भी सिलेंड्रिकल शेप का है ना,
अब आप इसको कितना भी पतला 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 करते चले जाओ, रिफिल निकाल लो इसका बिल्कुल बारीक सा, वो जो बारीक सा रिफिल है वो भी तो सिलेंड्रिकल है, उसका रेडियस थोड़ा सा कम है। रेडियस कौन सा होता है, ये इधर वाला जो है ये रेडियस होता है। तो इधर वाला जो एरिया है वो एरिया कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एक्चुअली फोर्स मान लीजिए इसको यहाँ पर फिक्स करके और मैंने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है, खींच दिया इसको, ये होगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया अगर हम करेंगे तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ये इंपॉर्टेंट है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं लेंथ भी उसी डायरेक्शन में बढ़नी चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इट इज द टेंसाइल स्ट्रेस में है, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप per unit cross sectional area, set up per unit cross sectional area of a body when the length of the body increases in the direction of deforming force, in the direction of deforming force। ठीक है, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोल देते हैं। उसके बाद सेकंड देखिएगा कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उस पर जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। कंप्रेशनल स्ट्रेस, अब सुनिएगा क्या है इसमें। इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स। व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेस अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिक्रीज कैसे होगी? डिक्रीज ये है कि कोई चीज़ है हमारे पास सॉलिड है और उस सॉलिड को अगर हम दबा रहे हैं और उसकी लेंथ को अगर हम छोटा करना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कंप्रेशनल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स set up per unit cross sectional area when per unit cross sectional area of a body when its length decreases under a deforming force। decreases under a deforming force। डिक्रीजेज अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक, तो ये सेकंड हुआ, सेकंड टाइप का स्ट्रेस। थर्ड देखेंगे हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस।
हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस, हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस में क्या है, इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड to a uniform force from all sides, then the corresponding stress is called hydrostatic stress. If a body is subjected to a uniform force from all sides, अगर कोई बॉडी है उस पर चारों तरफ से एक जैसा ही फोर्स लग रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास क्यूबॉइडल बॉक्स है, तो उसके टॉप पर भी हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट साइड पर भी लगा रहे हैं, लेफ्ट साइड पर भी लगा रहे हैं, नीचे भी लगा रहे हैं, आगे भी और पीछे भी, सब तरफ से उसको दबा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. If a body is subjected to a uniform force from all sides, uniform force if a body is subjected to a uniform force from all sides, then the corresponding stress is called हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. एक ये वाला स्ट्रेस हो गया. चौथी टाइप और है, चौथा है जी टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस. टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस. टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस ये क्या होता है, ये ऐसा है कि जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास कोई एक बुक है, वो इतनी मोटी बुक है और ऐसे रखी हुई है, अब हम उस पर फोर्स जो है ना, एक फोर्स तो ऐसे लगा सकते हैं कि इसको पकड़कर ऐसे खींच दें, तो वो खींचने वाला तो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. एक ये है कि इसको दबाने लगें, दबाएंगे तो कंप्रेशनल स्ट्रेस हो जाएगा. एक स्ट्रेस ये हो जाएगा कि इधर से भी दबाओ, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों तरफ से दबा दो इसको, तो दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस. एक स्ट्रेस ये है कि इस पर फोर्स जो है वो छूकर निकले, यहाँ से ऐसे छूकर निकले. तो आप ये देखिएगा कि छूकर निकलने वाली फोर्स ऐसे हो गई, जैसे मान लीजिए ये बुक है ना हमारे पास, ये बुक रखी हुई है ना, तो इसको बुक को छूकर अगर कोई फोर्स ऐसे निकल रही है तो ये बुक ऐसे टेढ़ी हो रही है, ठीक है. तो जब छूकर कोई फोर्स निकलती है तो उसको हम कहते हैं कि ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है. उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो छूकर निकलती है, टेंजेंशियली जो फोर्स जाती है, ठीक. तो ये चौथी टाइप का हुआ. इसमें नोट करिएगा आप कि व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी, when a deforming force acts tangentially to the surface of a body, to the surface of a body, it produces a change in the shape of the body. It produces a change in the shape of a body which is called tangential or shearing stress,
विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसको तो बंद करिए। मैंने जो ग्रेविटेशन में आपको बताए थे ना, टॉपिक्स मार्क करवाए थे, उसके मेरे को क्वेश्चंस नोट करवाने, वो क्वेश्चंस जरा नोट कर लीजिए, परसों टेस्ट है ना उसका, इसलिए 1 मिनट वेट करिए बस। एक मिनट का। मेरी आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को दोनों को बता दीजिए, युविका वंशिका। चलिए, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। इसमें मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा और उसका जो आंसर होगा वो आपको नोट्स में कौन से टॉपिक में मिल जाएगा वो बताऊंगा। तो
हाँ जी, लिखिएगा कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फुल स्टॉप। उसके बाद लिखें हैंस डिफाइन कैपिटल जी, हैंस डिफाइन कैपिटल जी, full stop. Why is G called a universal gravitational constant? Why is G called a universal gravitational constant? ठीक है, इस पर इसका आंसर है पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 आपका जो नोट्स में पेज नंबर 4 है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वही पूरा इसका आंसर है। ठीक है, वहां से इसका आपको आंसर मिल जाएगा, मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है state and illustrate the principle of superposition of gravitational forces. State and illustrate the principle of superposition of gravitational forces। इसका आंसर है नोट्स में पेज नंबर 7 पर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से हेडिंग है, पेज नंबर 7 पर इसका आंसर मिल जाएगा। नोट्स हैं अभी, तो नोट्स में ही चाहे तो मेंशन कर लीजिए आप कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये वाला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये वाला टॉपिक है। आगे नोट करें एक क्वेश्चन और, एक्सप्लेन हाउ द मास एंड एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ द मास एंड एवरेज डेंसिटी of earth can be estimated from the knowledge of, can be estimated from the knowledge of कैपिटल जी। इसका आंसर देखिएगा नोट्स में पेज नंबर 12 पर एक टॉपिक लिखा हुआ है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो दोनों करने हैं, मास भी और डेंसिटी भी। पेज नंबर 12 पर इसका आंसर है, एक मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ करके एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो वो वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट लिखें, 4th क्वेश्चन है,
Discuss the variation of small g with altitude. Discuss the variation of small g with altitude. ये दे रखा है वेरिएशन ऑफ जी विद ऑल्टीट्यूड और हाइट, पेज नंबर 14 पर, पेज नंबर 14 पर क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। डिस्कस द वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। ये है पेज नंबर 15 पर। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 6। How much will be the weight of a body at the center of the earth? Good evening. Namaste. एट द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 16 पर है, मैंने स्टार मार्क कर रखा है, वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये है पेज नंबर 16 पर है नीचे की तरफ। नेक्स्ट लिखें व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d फॉर द सेम चेंज इन g। What is the relation between height h and depth d for the same change in g? पेज नंबर 17 पर दे रखा है ये भी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन हाइट h एंड डेप्थ d। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। showing the variation of acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity with distance smaller from the center of earth। from the center of earth। ये जो ग्राफ वाला है पोर्शन, ये है पेज नंबर 20 पर।
पेज नंबर 20 पर है, और पूरा इसका ग्राफ बनाकर और जो एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल वो भी करनी होगी। पेज नंबर 20 ये हो गया। इसके बाद इतना आप नोट कर लीजिए, बाकी मुश्किल से आप समझ लीजिए 4 या 5 क्वेश्चंस और बनेंगे, पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा। पूरे चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। 4 या 5 क्वेश्चंस और आपको लिख कर भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ वो पूरा थ्योरी और डेरिवेशंस का ही टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल अभी इसके करवाए नहीं है। न्यूमेरिकल करवाऊंगा फिर उसका भी एक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। वो अभी इतना प्रिपेयर करके आइएगा, परसों करते हैं इसको, ठीक। चलिए जी। ओके, अभी देखिए है ना, आपका ये जो है ये वाला तो मैं साथ साथ करवा ही रहा हूँ, सॉलिड्स और फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन अलग से